तो वहीं आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है और ये एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। बैंक, पोस्ट ऑफिस यानी कि एनबीएफसीएस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव डिपॉजिट एफडी ऑफर करते हैं। एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक अन्य बड़े बैंकों की तुलना में एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे में यहाँ हम स्मॉल फाइनेंस एफडी के बारे में बता रहे हैं। ये कितनी सेफ है, इसमें निवेश करना कितना सही है और इस पर कितना ब्याज मिलता है, इसकी जानकारी देंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक उन लोगों को लोन देते हैं जिन्हें आमतौर पर बड़े बैंक लोन देने से साफ इनकार कर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए लोन डिफॉल्ट का खतरा भी होता है, लेकिन लोन का टिकट साइज कम होने से ये रिस्क कुछ कम हो जाता है और इसी कारण इनका लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और वो एफडी पर ज्यादा ब्याज दे पाते हैं। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर आर्य जुड़ गए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन बातों में ध्यान रखना चाहिए और कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको लेकर आज हम डॉक्टर आर्य से हम लोग बात करेंगे जो कि अर्थशास्त्री है। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका रुख सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो एफडी के तौर पर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है इस चीज़ में? देखिए, ये कोई सीधा एक डिसीजन मेकिंग तो है नहीं, इसमें कई पेच है जी। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जी। ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस के लिए ही लोन देते हैं जिनकी कार्य प्रणाली जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, जैसे कि छोटी दुकान खोलना या कोई 25 लाख का बिजनेस चलाना या 1 करोड़ तक कह सकते हैं, उस तरह से कोई मशीन लगाकर काम करना, विलेजेस वगैरह या सेमी अर्बन एरिया में ये लोन देते हैं। और इनकी जो राशि है वो डिपॉजिट से ही अक्सर आती है, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं उनका उतना इसमें योगदान नहीं होता, जो डिपॉजिट्स है उन्हीं से ही ये आगे लोन देते हैं। और क्योंकि इनके लोन जो है अनसिक्योर्ड हैं तो थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर बैंक किसी को 9% पे देता है तो ये अवश्य 11-12% पर देते हैं। अगर डिपॉजिट रेट जो बैंक का है वो 6.5 है तो इनका 8-8.5 तक होता है। 0.5% सीनियर सिटीजन को भी देते हैं। जरूरी है कि ये आरबीआई से रेगुलेटेड है, परंतु बैंकों का अगर मान लीजिए आपके पास 50 लाख डिपॉजिट करने का है जी। और सारा एक ही बैंक में आप करेंगे स्मॉल फाइनेंस में, तब आपका रिस्क टोटल हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 50 लाख का डिपॉजिट करने का है या उनको बॉन्ड्स वगैरह में करने का है या म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 15 से 20% तक रखें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, नॉन पेमेंट का रिस्क ज्यादा है। आपके पैसे डूबने के चांसेस तो कम है, परंतु लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो ड्रॉ नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा एफडी लेते हैं। एफडी का मतलब ये है कि आप कम से कम 12 महीने तक रुके रहेंगे और बीच में आप मांगने नहीं आएंगे। अगर आप सेविंग करते हैं तो सेविंग का इंटरेस्ट रेट वही है जो कि दूसरे बैंकों का है, 2.5 से 3% तक आपको उसमें मिलता है और उसमें ज्यादा फायदे नहीं होते, क्योंकि सेविंग बैंक सिर्फ लिक्विडिटी के लिए रखा जाता है। अगर बैंक में लोग रखते हैं कमर्शियल बैंक में सेविंग को, तो वो सेविंग जो है
वो सेविंग जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम तो होता है, परंतु उसमें लिक्विडिटी के फायदे ज्यादा होते हैं। आप कभी भी चेक काट के, एटीएम काट के पैसे निकाल सकते हैं। तो इस सर केस बेसिकली इसका में क्राइटेरिया क्या होता होगा कि मतलब कोई भी शख्स जो होता है, कोई भी क्लास का शख्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि हमें सारे ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ, तो आरबीआई के हिसाब से इनको जो आरबीआई एक्ट है उसके साथ रजिस्टर करना होता है। या तो ये होल्डिंग कंपनी होती है नॉन जी। बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, या ये कंपनीज एक्ट के अंडर बनते हैं। अब तक 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इनमें ज्यादातर जो है कंपनी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, जी। जिनकी जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से एक रेशियो फिक्स होके इनको बिजनेस करने दिया जाता है, इनको ऑपरेशन करने दिया जाता है। तो ये आपका, मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूं। जी। हाँ जी। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें वहीं से मिलता है, एफडी से शायद उतना नहीं मिलता, हम ये मान सकते हैं फिलहाल? नहीं, एफडी से तो ज्यादा मिलता ही है। हम्म। अभी भी आज कंपेयर करेंगे, अगर पंजाब नेशनल बैंक 6.5-7% दे रही है, जी। तो ये आज की डेट में 8.5 एयू बैंक जो है वो 9% दे रहा है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जी। परंतु हायर जब इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हायर होते हैं। हायर इज द रिटर्न, हायर इज द रिस्क, रिस्क। दोनों तरफ से होता है। इसी तरह से आपका जो बिजनेस के लिए ये लोन देते हैं, जी। उनका भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो नॉन पेमेंट हो सकती है और टाइम पे किस्त नहीं आती। जब टाइम पे किस्त नहीं आती तो आपको भी टाइम पे इसका रीपेमेंट नहीं मिलेगा, आपका भी पैसा वापस उतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये, क्योंकि इसमें किसी की भागीदारी नहीं है सरकार की, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स की भागीदारी होती है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक बड़े बैंक है, उनके अंदर शेयर कैपिटल भी होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में होती है, इनमें भी होती है। परंतु क्योंकि ये बिग टिकट बिजनेस नहीं करते, इसलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, या तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़े होते हैं जी। तो वो उनकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है, तो वो अपना पैसा इसमें डालते रहते हैं, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर होता है, या फिर कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। सर अगर हम लोग कमर्शियल बैंक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आमतौर पर लोग जो है एफडी करवाने के लिए वहीं पर जाते हैं। लेकिन अगर इफ इन केस ऐसा होता है कि बैंक अपने एफडी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवा देता है और किसी भी शख्स ने अपनी एफडी करवा दी है, तो क्या उसका असर पड़ सकता है किसी भी तरीके का एफडी पर? एफडी, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये लोन दे सकते हैं सिर्फ 25 लाख तक का। ये लोगों को जो लोन देते हैं बिजनेस के लिए 25 लाख तक का इनको देना होता है। 50% ऑफ द फंड्स जो है इनको 25 लाख तक का बिजनेस देना होता है। तो 25 लाख, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक भी अगर माने ये लोन देते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि अगर उस बिजनेस की इनकम नहीं आ रही तो जरूरी बात है कि उनकी रीपेमेंट रुकेगी। जब उनकी रीपेमेंट रुकती है तो परंतु उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट 12% पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि पहले रिकवर होता है, प्रिंसिपल बाद में रिकवर होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं कि उसी इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दे देते हैं। जो इनकी अपनी इनकम हर्ट होती है उसको ये सहन कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक जो है अपनी इनकम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब बढ़ जाता है तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और फिर बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाने से जो इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है वो बिगड़ जाता है। तो उनके प्राइसेस, शेयर प्राइसेस कम आ जाएंगे और लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। इसमें कोई स्कोप है ही नहीं, कोई कैपिटल देगा ही नहीं। जब तक वो कैपिटल रीपेमेंट के हिसाब से वापस आएगी वही आपको मिलेगी।
तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एफडी अगर कोई भी शख्स करवा लेता है किसी भी XYZ कमर्शियल बैंक में तो उसका असर नहीं पड़ेगा पॉलिसी पर, अगर कुछ उनकी पॉलिसी टर्म्स जो है वो चेंज होती है तो। हाँ जी जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो ये हमारे साथ थे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आर्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बैंक है वो काम करता है, एफडी हम लोग करवाने जाते हैं, क्या क्या बातों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसी तमाम बड़ी बातें जो है उन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताई हैं।